हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ खुशबीर कौर और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 12th का पोल साइंस का कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर हमारी 7 कंट्रीज़ आती हैं, हमेशा याद रखना। साउथ एशिया एक ग्रुप है, ठीक है। एंड अब हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिक फ्री नोट्स आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे मिल जाएंगे। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साउथ एशिया के अंदर 7 कंट्रीज़ आएंगी: इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि साउथ एशिया क्या है। साउथ एशिया एक ग्रुप है 7 कंट्रीज़ का, जिसके अंदर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका आता है, विच stands for diversity in every sense and constitutes geopolitical space। ये बोलता है कि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इस हमने ज़्यादातर अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत तरह के धर्म है, यहाँ पे रिलीजन है। तो ये बोलता है कि ये सारी ही कंट्रीज़ में क्या है, डाइवर्सिटी है, ठीक है। और हर एक तरीके से अफ़गानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफ्टन इंक्लूडेड इन डिस्कशंस ऑन द रीजन एज होल। ये जो अफ़गानिस्तान एंड जो म्यांमार है, ये इंक्लूड किया गया था बहुत सारी डिस्कशन के बाद कि हमें इसे इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है साउथ एशिया कंट्रीज़ के अंदर। सबसे पहला बॉर्डर डिस्प्यूट। अगर हम देख ले इंडिया और पाकिस्तान का है, कितना ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट होता है। रिवर वाटर डिस्प्यूट है, रिबेलियन है, यहाँ पे जो बेसिकली लीडरशिप चलती है, गवर्नमेंट है, ठीक है। एथनिक कन्फ्लिक्ट हो गए, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि आप लोग प्रॉब्लम्स बताओ साउथ एशिया की कंट्रीज़ की, तो आप इसको 2-2 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। अब क्या फ़ीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ साउथ एशिया। जोग्राफिकल क्या फीचर्स है, द रीजन इज़ बाउंडेड बाय द हिमालयाज़ ऑफ नॉर्थ, इंडियन ओशियन इन साउथ, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट। अगर हम लोग बात करते हैं साउथ एशिया के फीचर्स की, तो ये बोलता है कि यहाँ पे हिमालय रीजन है नॉर्थ वाली साइड, ओशियंस हैं साउथ वाली साइड, बे ऑफ बंगाल है ईस्ट वाली साइड, अरेबियन सी है वेस्ट वाली साइड। तो ये जोग्राफिकल फीचर्स हैं। बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस द एरिया इज़ फिल्ड विद द कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटी। ये बोलता है कि इतने ज़्यादा यहाँ पे फीचर्स हैं ना, इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी है एंड इतने सारे कल्चर्स हैं। पॉलिटिकल फीचर्स क्या हैं, सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी बाय ऑल कंट्रीज़। सारी ही कंट्रीज सपोर्ट करती हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कंट्रीज डिड नॉट रिमेन स्टेबल। जो पॉलिटिकल सिस्टम है कंट्रीज़ का वो स्टेबल नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है, मतलब कि कभी कोई लीडर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, मतलब वो एक तरह से स्टेबल नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिया एंड श्रीलंका हैव बीन सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये बोलता है कि जो इंडिया और जो श्रीलंका है उसने डेमोक्रेसी को मेंटेन कर लिया था जब उनका देश आज़ाद हुआ था, जब उनको इंडिपेंडेंस मिली थी। पाकिस्तान एंड बंगाल हैव बोथ डेमोक्रेटिक एंड मिलिट्री रूल। तो 2008 तक तो 2008 तक तो यहाँ पे मिलिट्री रूल रहा था पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री रूल ख़त्म हुआ था। तो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर आपको पता होगा तो बांग्लादेश भी कहाँ से निकला है, पाकिस्तान से ही निकला है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में डेमोक्रेटिक भी था एंड मिलिट्री रूल भी था, बट अब नहीं है। नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जिसमें एक बुक लिख दी गई है जिसमें लॉज बताए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं, कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, सुप्रीम है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। मोनार्की का मतलब क्या होता है, मोनार्की का मतलब होता है कि जहाँ पर किंग एंड क्वीन होता है। तो नेपाल के अंदर दोनों है, कॉन्स्टिट्यूशन भी राज कर रहा है और किंग और क्वीन भी हैं। तो नेपाल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। टिल, ध्यान रखना, 2006 तक ही था, उसके बाद वो भी डेमोक्रेसी उन्होंने अपना ली थी।
क्लियर है। मालदीव्स यूज टू बी सल्तनत टिल 1968, नाउ इट इज़ अ डेमोक्रेसी। मालदीव्स भी क्या था, सल्तनत थी 1968 तक, उसके बाद ये भी डेमोक्रेसी ले आए थे अपनी कंट्री के अंदर। तो ये साउथ एशिया। अब ध्यान रखना, ये जो फीचर्स मैंने बताए हैं ये एक कंट्री के नहीं हैं, ये जितनी भी कंट्रीज़ है साउथ एशिया की उसके बारे में हमने बात की है। अब हम बात करते हैं साउथ एशिया की कंट्रीज़ के बारे में। तो पाकिस्तान, तो ये जो हमने मतलब ये जो मैंने फ़ोटो लगाई है अपने हैंड रिटन नोट्स की, ये ध्यान से सुन लेना। पाकिस्तान में बेसिकली क्या होता है, एक लीडर आ रहा है, उसको हरा के दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, फिर चौथा आ रहा है। तो यहाँ पे हमें सबके नाम याद रखने पड़ेंगे पाकिस्तान में कि पहला कौन सा लीडर आया, फिर दूसरा कौन सा आया और उसने क्या क्या काम किए। ठीक है, तो अब हम ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। मिलिट्री मैंने बोला ना, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी भी थी और मिलिट्री रूल भी था। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया, मिलिट्री रूल आया पाकिस्तान में। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ अयूब खान। अयूब खान की लीडरशिप में आया। ठीक है, ड्यू टू द पब्लिक डिस्प्लेजर डिससेटिस्फेक्शन, जनरल अय्यूब खान ओवरथ्रू अयूब खान एंड हिमसेल्फ केम अंडर द रूल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है डिससेटिस्फेक्शन, लोगों में हो जाता है डिससेटिस्फेक्शन, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं अयूब खान से, तो अयूब खान को रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर उसकी जगह आता है जनरल अय्यूब खान। गिव अप ऑफिस डिससेटिस्फेक्शन रूल मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश जनरल अय्यूब खान। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली मिलिट्री रूल से वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, देन उसके बाद इस्टेब्लिश किया जाता है अय्यूब खान को। अय्यूब खान रूल बांग्लादेश क्राइसिस। तो ये उस टाइम पे लीडरशिप में आता है जिस टाइम बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहे थे, वॉर चल रही थी इंडिया के साथ 1971। ईस्ट पाकिस्तान को ब्रोकन एंड बांग्लादेश फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान, बेसिकली दो पाकिस्तान बनाते हैं ना, मतलब इंडिया से अलग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो पाकिस्तान है जो अभी एट प्रेजेंट है, दूसरा होता है बांग्लादेश। तो ये क्या करते हैं, बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहे होते हैं तो इंडिया आता है और बांग्लादेश को सपोर्ट करता है और इंडिया पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको हरा देता है। अब मैं ये बता देती हूँ कि पाकिस्तान क्यों बांग्लादेश में इतने क्राइसिस क्यों हुए, क्योंकि पाकिस्तान उन पे बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट था और उसको सप्रेस कर रहा था बांग्लादेश के लोगों को, जिसकी वजह से बांग्लादेश के लोग इंडिया में घुस रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो उसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई। तो इंडिया ने बांग्लादेश में आए और उन्होंने अपनी आर्मी भेजी और पाकिस्तान से वॉर की और इंडिया इसमें जीत गया था, पाकिस्तान हार गया था। तो अब हम ये पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं कि 1971 से 77 तक डेमोक्रेसी रही पाकिस्तान में। 1971 से लेके 77 तक डेमोक्रेसी रही। इलेक्टेड गवर्नमेंट लीडरशिप जुल्फ़िकार अली भुट्टो। यहाँ पे एक सिंपल सा नाम याद रखना, भुट्टो। तो ये बोलता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी रही। ठीक है, 1977 भुट्टो गवर्नमेंट रिमूव। अब भुट्टो था यहाँ पे लीडर था, इतने टाइम तक ये लीडर रहा 77 तक। 77 में क्या होता है, भुट्टो की गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया जाता है जिया उल हक ने। जनरल जिया उल हक ने क्या कर दिया, भुट्टो की गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया। और अब यहाँ पे दोबारा से क्या आ गया था, मिलिट्री रूल आया 1982। हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, 77 में मिलिट्री रूल आया और भुट्टो की गवर्नमेंट ख़त्म। 1982 में जनरल ज़िया फेस प्रो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट मूवमेंट। यहाँ पे मूवमेंट्स वगैरह चलाई गई। 88 में बेनाज़िर भुट्टो लीडरशिप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फिर आ गई। इस पीरियड में सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, एक थी पाकिस्तान पीपल, दूसरी थी मुस्लिम लीग। दो पार्टीज़ थी, याद रखना, दो पार्टीज़ थी 1988 में, एक था पाकिस्तान पीपल, दूसरी थी मुस्लिम लीग। 1999 में जनरल परवेज़ रिमूव पीएम नवाज़ शरीफ। जो परवेश होता है वो रिमूव कर देता है नवाज़ शरीफ को। हाँ, एंड 2001 में ये जो मुशर्रफ होता है गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, और ये खुद को
इलेक्ट कर लेता है एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, पाकिस्तान कॉन्टिन्यू टू बी द रूल्ड बाय द आर्मी, आर्मी का रूल चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, एंड उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बाद क्या है, आर्मी रूलर्स हैव हेल्ड सम इलेक्शंस, यहाँ पे कुछ इलेक्शंस कराए जाते हैं डेमोक्रेटिक इमेज दिखाने के लिए, मतलब कि वो शो करते हैं, इलेक्शंस कराते हैं, वो शो करते हैं कि हाँ भाई हम तो इलेक्शंस करा रहे हैं, इलेक्शंस करा रहे हैं और हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब तो यही होता है ना कि आपने लोगों को राइट दिया है वोट का, तो वो ऐसा शो करते हैं कि हमने सारे लोगों को राइट दिया। तो वो मिलिट्री वाले खुद ही इलेक्शंस कराते हैं, खुद ही वोट डाल के प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो वो बोलता है कि यहाँ पे दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, बट ऐसा होता नहीं है। तो एट द एंड क्या होता है, 2008 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं एंड वहाँ पे पाकिस्तान फिर उसके अकॉर्डिंग ही रूल करता है, जो भी वहाँ का प्रेसिडेंट बनता है। एक बार दोबारा से पढ़ा देती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए। मिलिट्री रूल हम लोग पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे बेसिकली मिलिट्री रूल नहीं चला, कॉन्टिन्यू नहीं चला, बीच में डेमोक्रेसी आई, फिर मिलिट्री रूल आया, फिर डेमोक्रेसी आई। तो इंडिपेंडेंस के बाद अयूब खान आया था लीडरशिप में एंड लोग इससे क्या बोलते हैं सेटिस्फाई नहीं थे, तो अयूब खान की जगह आया अय्या खान। इसने क्या किया, डिससेटिस्फेक्शन हुई, तो अय्या खान ने रूल किया बांग्लादेश में। उस टाइम पे क्राइसिस चल रहे थे, इंडिया ने वॉर में पाकिस्तान को हरा दिया एंड बांग्लादेश बन गया। 1977 से 77 तक डेमोक्रेसी रही, ठीक है, एंड लोगों को राइट दिया, इलेक्शंस कराए गए, लीडरशिप दी गई। भुट्टो की लीडरशिप चली 77 तक एंड 77 के बाद ज़िया उल हक आया, ज़िया उल हक ने उसको रिमूव कर दिया भुट्टो को। 1982 में ज़िया उसने क्या किया, प्रो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को फेस किया, बहुत सारी मूवमेंट को फेस किया जो वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे लोगों ने मूवमेंट चलाई कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। तो 1988 में बेनाज़िर भुट्टो की लीडरशिप आई दोबारा से। यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टीज़ थी, पाकिस्तान पीपल एंड मुस्लिम लीग। 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने रिमूव कर दिया था नवाज़ शरीफ को एंड 2001 में इलेक्शंस कराए गए, उसने खुद को एज अ प्रेसिडेंट शो किया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये वो डेमोक्रेटिक इमेज दिखाई गई कि हमारा पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है और गवर्नमेंट है, बट ऐसा नहीं था। एट द एंड 2008 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं एंड जो भी उसने जीता है उसको क्या बना दिया जाता है, वहाँ का रूलर बना दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं वाई डेमोक्रेसी कुड नॉट बी इस्टेब्लिश इन पाकिस्तान। डेमोक्रेसी अब हमारा इंडिया भी था, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारे इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, मिलिट्री रूल नहीं आया और हमारे एक कॉन्टिन्यू वे में हमारी डेमोक्रेसी बनी रही अब तक। तो यहाँ ये बोलते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। सबसे पहला था कि रिलीजन डोमिनेंट था, ठीक है, एंड आर्मी, रिलीजन डोमिनेंट था, लीडर्स डोमिनेंट थे, आर्मी डोमिनेंट थी, जो लैंड ओनर हैं, जो अमीर आदमी हैं, जो अमीर लोग हैं, वो ज़्यादा डोमिनेंट थे। आर्मी कम्स इनटू पावर बाय शोइंग द फियर ऑफ इंडियन अटैक। और आर्मी क्या करती है, आर्मी आती है पावर में। देखो यहाँ पे ये इस पॉइंट में ये बोलना चाहता है, हमारा जो पाकिस्तान है वो इंडिया से सेपरेट हुआ है, तो पाकिस्तान वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को यही शो करता है कि भैया इंडिया अटैक कर देगी, तो इसलिए आर्मी को ऊपर होना पड़ेगा गवर्नमेंट से। तो वो बोलता है कि इसलिए आर्मी को सारी पावर दी गई इस डर से कि इंडिया कहीं अटैक ना कर दे आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं थी, करप्शन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, एंड सपोर्ट ऑफ मिलिट्री रूल बाय मोस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। सपोर्ट ऑफ मिलिट्री रूल बाय मोस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। मिलिट्री रूल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन से। मिलिट्री रूल को सपोर्ट किया जा रहा था दूसरी कंट्रीज़ की वजह से, वो इसलिए उसको कर रहे थे, वो इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उसका दूसरी कंट्रीज़ का खुद का बेनिफिट था। अब हम पढ़ते हैं बांग्लादेश के बारे में। अब हम एक एक करके सारी कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, साउथ एशिया की एक एक कंट्री के बारे में। बांग्लादेश, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने द लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन, दो रीजन्स थे, ठीक है, एंड द रीजन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड। एक था ईस्ट में, दूसरा था वेस्ट में।
मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आई, देयर वर मोर पीपल स्पीकिंग बंगाली इन ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान कौन है, जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग बोलते थे बंगाली, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू जो लैंग्वेज है वो इम्पोज की गई। वो बोलते कि ईस्ट पाकिस्तान में आपको भी उर्दू ही बोलनी पड़ेगी, आप बंगाली लैंग्वेज नहीं बोल सकते, ठीक है। द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बैड बिहेवियर एंड बंगाली कल्चर। ये क्या करते हैं कि जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग होते हैं उसके ऊपर वो अपनी लैंग्वेज थोपते हैं कि आपको उर्दू ही बोलनी पड़ेगी, आप बंगाली नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे इसकी वजह से वो प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करते हैं, बैड बिहेवियर। जो पाकिस्तान है, जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो वो कर रहा था, बैड बिहेवियर कर रहा था और बंगाली कल्चर को ख़त्म करना चाह रहा था। तो इस तरह पे वो बोलते हैं कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो मूवमेंट स्टार्ट की गई ईस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, कि वेस्ट पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था ईस्ट पे, तो इसलिए उन्होंने मूवमेंट करी। एंड इसको लीड कौन कर रहा था, शेख मुजब्बिर रहमान। इसका नाम याद रखना। इलेक्शंस में 1970 में जो शेख है इसकी पार्टी थी अवामी लीग। इसने सीट्स बहुत ज़्यादा जीत ली थी ईस्ट पाकिस्तान में, बट दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान में शेख ने बहुत सारी सीट्स को जीता। क्या नाम था उसकी पार्टी का, अवामी लीग। लेकिन वो जो वेस्ट पाकिस्तान था उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। वो बोलते कि हम नहीं मानते कि ये यहाँ पे जो लीडर है ये लीड करेगा, नहीं। तो उन्होंने किया उसको अरेस्ट, लोगों की जो मूवमेंट थी उसको सप्रेस करना चाहा। अय्या खान ने आर्मी को भेजा। थाउजेंड्स ऑफ एडिएटर्स वर किल्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे मानते हैं हम लोग कि जो आर्मी वाले थे उनको सबको मारा गया, बहुत सारे लोग इसमें मर गए। तो अब आता है इंडिपेंडेंस। तो ये तो हमने मेन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ऐसी ही बहुत सारी सिचुएशंस थी। बहुत सारे लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया। इंडिया में आना चाहा, वो इसलिए आते थे कि वहाँ पे तो उनको इतनी फ्रीडम नहीं मिल रही थी, तो इसलिए वो बोलते थे कि नहीं, कि हमें क्या करना, हम इंडिया में जाके रहते हैं। तो इंडिया स्टार्टेड सपोर्टिंग द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिया ने क्या किया, वो ईस्ट पाकिस्तान दो काम कर रहा था। एक कर रहा था डिमांड, दूसरा वो कर रहा था माइग्रेशन इंडिया में। इस चीज़ को इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया। इंडिया ने सपोर्ट किया इस चीज़ को। बोलता कि चलो ठीक है, आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है, हम आपका साथ देंगे। तो उसने अपनी इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री उसको इकोनॉमिकली हेल्प की एंड मिलिट्री भेजी ईस्ट पाकिस्तान में। वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर हुई, लड़ाई हो गई एंड इंडिया उसमें जीत गया एंड ईस्ट पाकिस्तान बन गया हमारा बांग्लादेश, एक नई कंट्री बन गई। क्लियर है इतना? इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होप। एंड अब हम पढ़ते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था? अब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, बांग्लादेश ने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, खुद को डिक्लेयर किया कि हम सेकुलर हैं, हम किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करेंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई, सोशलिस्ट कंट्री बनाई कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का। 1975 में शेख को हमने ऊपर देखा था ना कि वो लीडर बना एंड उसको अरेस्ट कर दिया। शेख आया, उसने चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, उसने अडॉप्ट किया प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंस्टेड ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता हो तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में चलता है हमारे इंडिया में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है बाकी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को चला देता है एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम को कर देता है ख़त्म, ठीक है। तो शेख क्या करता है, सिर्फ खुद की पार्टी को रखता है, अवामी लीग। मैंने बताया था कि इसकी पार्टी है, तो ये अपनी पार्टी को रखता है, बाकी सारी पार्टीज़ को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब यहाँ से टेंशन होनी स्टार्ट हो गई
ऑब्वियस ही बात है कि यार ये ऐसा कर रहा है। अभी हमने वेस्ट पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस आज़ादी ली और अब ये आके हम पे राज करने लग गया, तो ये बात तो गलत है। तो वहाँ पे हुए बहुत सारे दंगे, ठीक है। वहाँ पे शेख ने क्या किया, किल बाय द आर्मी। तो वहाँ पे वॉज किल्ड बाय द आर्मी, याद रखना, शेख को मार दिया आर्मी ने एंड मिलिट्री रूल आ गया फिर बांग्लादेश में। आफ्टर द ज़ियर रहमान फॉर्म्ड द बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ज़ियर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई एंड इसने ट्राई किया सारे सिस्टम को नॉर्मलाइज करने का। रहमान मिलिट्री रूल अगेन कम अप अंडर द लीडरशिप ऑफ HM इरशाद। दिस रूल वॉज अपोज्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड मिलिट्री रूल एंडेड इन द 1990। तो अभी आते हैं, रहमान आता है एंड इसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके अंडर द लीडरशिप ऑफ आता है, मतलब किसके अंडर ये काम करता है, HM इरशाद। तो ये खिलाफ होते हैं स्टूडेंट्स के एंड मिलिट्री रूल के, ये ख़त्म करना चाहते हैं 1990 में ये ख़त्म करते हैं इस मिलिट्री रूल को एंड अब यहाँ पे बन जाती है डेमोक्रेटिक कंट्री बांग्लादेश सिंस द 1991। एंड 1991 में ही हमारा क्या हुआ था, USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेपाल, श्रीलंका और जितनी भी कंट्रीज हमारी रह गई हैं, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। एंड आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी नोट्स बाय खुशप्रीत, ठीक है। तो आप लोग मेरे को इस पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे ही मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय।